स्वागत करते हैं आज पुनः अपने एक अगले सीरीज में जो सीडीपी की कुछ 30 क्वेश्चंस को आज हम फिर से सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से और डीपली समझकर और सारे क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। और आप अंत में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। पहला क्वेश्चन है, एक पेंसिल को पकड़ना फिल इन द ब्लैंक्स कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को ढकेलना खाली स्थान कौशलों का उदाहरण है। तो पेंसिल को पकड़ना दो तरह की स्किल होती है, एक होती है आपकी फाइन मोटर स्किल, एक होती है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है कि बच्चे का जो कमांड होता है वो अपनी अंगुलियों पर या फिर अपनी जो छोटी जो मांसपेशियां हैं उन पर कमांड करता है, जैसे अपने सिर्फ पलकों को झपकाना। ग्रॉस मोटर स्किल होता है जैसे दौड़ना, जिसमें हम अपने बड़ी मांसपेशियों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है पेंसिल पकड़ना जो होती है क्या है, अपने उंगलियों का प्रयोग कर रहा है, अर्थात यहाँ पर सूक्ष्म गति कौशल को ये दिखा रहा है। दूसरे में फुटबॉल को ढकेलना जो है वो क्या है, फुटबॉल को अपने बड़ी मांसपेशियों के साथ पैर से वो क्या कर रहा है, किक कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर उसको वो जो आपका जो सकल गति कौशल है उसके बारे में बता रहा है। तो इसका जो ऑप्शन आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सूक्ष्म गति कौशल और सकल गति कौशल। सामाजिक भावनात्मक, देखिए सामाजिक और भावनात्मक के यहाँ की कोई बात नहीं है। सकल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल नहीं, क्योंकि पेंसिल पकड़ना किसके अंतर्गत आता है, सूक्ष्म गति कौशल के। तो यहाँ पर पहले ही सकल गति कौशल दे दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। दूसरा है भावनात्मक की बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट आंसर है इस पहले क्वेश्चन का वो बिल्कुल क्या है, राइट है। जितने लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी विकास के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। पहला, विकास एक अनियंत्रित तरीके से होता है। दूसरा, विकास की दर की विभिन्नताएं होती हैं, यानी विकास की जो दर होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल आपका सही लग रहा है कि विकास की जो स्टेजेस होते हैं, जो दर होती हैं, जो उसमें रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। विकास की प्रवृत्ति और पालन पोषण के लिए जटिल संपर्क का परिणाम है। तो ये भी बात सही है कि विकास की जो प्रकृति होती है वो पालन पोषण के जटिल संपर्कों का परिणाम होता है। अगला कह रहा है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। विकास क्या होता है, अपेक्षाकृत क्या होता है, विकास की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, व्यवस्थित होती है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, आपका गलत हो कह रहा है। जब तक किसी विशेष किसी वैज्ञानिक का, जैसे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, ऐसे जिन्होंने विकास को स्टेजेस में बांटा है, जब तक उनका नाम न ले तब तक हम विकास को क्या कहेंगे, एक निरंतर प्रक्रिया कहेंगे। यहाँ पर यहाँ पे इसने कहा है विकास एक अनियंत्रित तरीके से होता है, तो ये क्या है आपका गलत है। और पूछा है जो गलत है वही क्या है आपका सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या था गलत, और जो गलत है वही क्या है आपका सही है। तो जितने लोग फर्स्ट ऑप्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, आपका सही कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खाली स्थान और खाली स्थान प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों की प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। तो प्राथमिक समाजीकरण की संस्था क्या होती है, जो सोशलाइजेशन होता है उसमें सबसे पहले जो प्राथमिक जो संस्था होती है वो क्या होती है, परिवार होती है। और परिवार के बाद जो होता है हमारा जो आस पड़ोस होता है वो सभी हमारे प्राथमिक संस्था में आते हैं। बाकी जितने भी होते हैं वो सभी जो होते हैं क्या होते हैं, सेकेंडरी में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्राथमिक में पहला ऑप्शन दिया है धार्मिक संस्थाएं और कानून, ये क्या होती हैं आपके गौड़ होते हैं, यानी सेकेंडरी होते हैं। आस पड़ोस, यहाँ तो ये सही था, लेकिन दूसरे में सामाजिक नीतियाँ, ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। प्रिंट मुद्रक, ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है परिवार और आस पास पड़ोस जो होते हैं ये क्या होंगे आपके, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का, जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति स्थापित कर लेते हैं। देखिए सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति, देखिए सबसे पहले बात करें जीन पियाजे के जो स्टेजेस हैं आपके,
जिसे हम SPCF के नाम से जानते हैं, जिसे सेंसरी मोटर होता है, जो 0 से लेकर जो होता है आपके 2 वर्ष के बीच में होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है, टच फील के माध्यम से सीखता है और बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं, आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये 2 से लेकर जो होती है आपकी 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चे में जो होती है अहम केंद्रित सजीववाद और जो होते हैं आपके प्रकृत्यात्मक खेल करने लगता है। इसमें बच्चे के अंदर किसी भी तरह का तर्क या लॉजिकल रीजनिंग या फिर संरक्षण या केंद्रीकरण की कमी होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, ये 7 से जो होता है 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे के अंदर जो है सीरिएशन, सेंट्रेशन और जो है क्लासिफिकेशन का जो है गुण जो होता है आ जाता है और बच्चे में तर्क भी क्या होना है, आना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें क्या कहा है कि सामाजिक मुद्दे और न्याय के प्रति समझ को स्थापित करने लगता है। यहाँ पर जो होता है ये जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो जो 11 से प्लस होती है, 11 वर्ष के बाद होती है। इसमें बच्चा हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो होता है करने लगता है, तो निगमनात्मक तर्क करने लगता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस को देखेंगे, जितने लोग इसका डी ऑप्शन कर रहे थे वो बिल्कुल आपका सही आंसर कर रहे थे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक विद्यार्थी है जिस जो है निरीक्षण करता है कि एक छड़ A और छड़ B से लंबी है। क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी क्या कर रहा है, निरीक्षण करता है कि छड़ A छड़ B से क्या है, लंबी है, तथा छड़ B छड़ C से भी लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि जो छड़ A है वो छड़ C से क्या है, लंबी है। परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अभी हमने बताया 2 से 7 वर्ष तक की 7 से 11 की अवस्था होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से प्लस होती है। संवेगात्मक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष तक की होती है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। देखिए तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर जो है एक छड़ की दूसरे छड़ से क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जब हम जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसके अंदर जो होता है क्या आता है, सीरिएशन, सेंट्रेशन और जो है क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है। यानी बच्चा जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक यहाँ पर एक जैसे एक छड़ है, यहाँ पर मान लीजिए एक दूसरी छड़ है और यहाँ पर मान लीजिए आपकी यहाँ पर जो है ऐसे, और यहाँ पर मान लीजिए एक तीसरी छड़ है। तो मान लीजिए कि ये छड़ A है, ये आपकी छड़ A है, ये आपकी छड़ B है और ये छड़ आपकी क्या है, आपकी C है। तो वो देखता है कि छड़ A जो है B से बड़ी है और B जो है वो C से बड़ी है, अर्थात A जो होता है जो B जो है वो C से बड़ी है, अर्थात जो B है वो A जो है वो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो चीज़ों को क्या कर रहा है, जो है आपका वर्गीकृत कर रहा है कि ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी है। और ये गुण किस अवस्था में आता है, ये गुण आता है आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो जितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, आंसर जो है बिल्कुल राइट दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होता है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसे लॉरेंस कोल वर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। लॉरेंस कोल वर्ग किसकी बात करते हैं, तो लॉरेंस कोल वर्ग जो होते हैं वो जो है आपके जो है नैतिक विकास की जो है बात करते हैं। उन्होंने जो है टोटल जो है उन्होंने जो है 3 लेवल दिए थे और जो है उसमें जो है 3 लेवल में 2-2 जो है उन्होंने स्टेजेस दिए हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कोल वर्ग ने क्या वर्णित किया है, तो कोल वर्ग द्वारा जो होता है आपका जो चीज़ें वर्णित की गई है यहाँ पर आपको बतानी है कौन सी चीज़ें वर्णित। ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, आंतरिक वाक या आत्म केंद्रित वाक। देखिए अगर कुल वर्ग की बात करें तो कुल वर्ग जो होते हैं वो बात करते हैं आपके सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के बारे में बात करते हैं कि ये जो है, क्योंकि ये जो है आपके नैतिक विकास के जो है इसमें कुछ चरण जो दिए हैं, उस चरण में जो है एक चरण है आपके सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। निकटवर्ती विकास का सेट ZPD की जो है बात जो होता है वो लेवाइगोत्स्की करते हैं, जिसमें बच्चे को जो होता है एक किसी दायरे के अंदर रख के उससे कुछ आर्थिक मदद दी जाती है, कुछ मदद दी जाती है। आंतरिक वाक जो है, जो प्राइवेट स्पीच की बात भी जो है आपके जो है ये लॉरेंस जो आपके
आंतरिक वाक्य जो है इसकी भी बात जो होता है आपके लेव वाइगोत्स्की ही करते हैं, और अहम केंद्रित वाक्य जो होती है इसकी बात जो होता है आपके आत्म केंद्रित वाक्य जो होती है इसकी बात भी वही करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, लॉरेंस कुल द्वारा वर्णित किया गया है। तो जो पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है, कह रहा है राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाण प्रदान करके राजेश को क्या पाने में मदद की। तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि जब बच्चे को जो होता है एक कुछ आर्थिक जो है बच्चे को कुछ मदद दी जाती है, तो वह मदद जो होता है वह किस क्षेत्र के अंदर दी जाती है, तो वो समुपस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत क्या की जाती है आपकी दी जाती है, अर्थात जेडपीडी के अंदर दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावादी पर जोर देता है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कौन है, तो लेव वाइगोत्स्की साहब जो हैं वो क्या हैं आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हैं यहाँ पे, क्योंकि सामाजिक संरचना की बात यानी SCL की जो बात होती है यानी सोशल कल्चरल और लैंग्वेज की बात जो होती है वो आपके लेव वाइगोत्स्की साहब ही करते हैं। स्किनर साहब जो है व्यवहारवादी हैं, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग जो होते हैं साहब जो है नैतिक विकास की बात करते हैं, और सिगमंड फ्रायड साहब भी ये भी जो है आपके व्यवहारवादी के ही कैटेगरी में ही आते हैं। तो अब इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं आपके राइट कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेव वाइगोत्स्की, हाँ ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, करके सीखना, खोजी अधिगमन और सहभागी अधिगम एक खाली स्थान कक्षा की विशेषता है। तो जहां बच्चा एक्टिवेट होगा वहां पर एक जो है प्रगतिशील कक्षा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। जहां भी आपको प्रगतिशील कक्षा दिखे वहां पे खोजी अधिगम और करके सीखने की प्रक्रिया ही वही होती है। व्यवहारवादियों में ऐसी नहीं होती है, अध्यापक केंद्रीय कक्षा में ऐसा नहीं होता है, निष्क्रिय अधिगम में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास खाली स्थान प्रकार की बुद्धि है। देखिए यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर साहब की बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने जो है कुछ विशेष प्रकार की बुद्धियों की बात की है। उन्होंने वैसे तो कई प्रकार की बुद्धियों को हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बात की है, लेकिन हमारे जो NCERT है उसमें जो है सिर्फ 8 प्रकार की बुद्धियों की ही क्या की गई है आपकी बात की गई है। तो राधिका क्या है, एक खिलाड़ी है होने के साथ साथ क्या है एक अच्छी जो है नृत्यांगना भी है, एक अच्छी डांसर भी है। तो अंतः व्यक्तित्व, देखिए अंतः व्यक्तित्व जो है यहाँ पर जो होता है नहीं होता है। देखिए अंतः व्यक्तित्व और अंतरा व्यक्तित्व वाले में क्वेश्चन को आप जब भी करेंगे तो इंग्लिश से करेंगे। एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में इंटरनेट को ध्यान देंगे, इंटरनेट से हम किसी भी दूसरे की सूचना को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और बात करें अगर इंट्रापर्सनल, तो इंट्रापर्सनल में अपनी सेल्फ की जो जानकारी होती है वो होती है। भाषाई बुद्धि वो होती है जो भाषा में अच्छे होते हैं। संगीतात्मक बुद्धि वो होती है जो गाना वगैरह अच्छा गाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है नृत्यांगना है और साथ साथ खिलाड़ी भी है। तो खिलाड़ी के अंदर क्या होता है स्पोर्टमैन्स जो होते हैं उनमें शारीरिक, गतिक और संवेदी बुद्धि होती है, क्योंकि जो नृत्य अच्छा करता है उसके अंदर भी ये जो है बुद्धि क्या हो जाती है आपकी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल आपका क्या होगा करेक्ट आंसर है। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं आपकी राइट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चे की शिक्षा के लिए खाली स्थान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो बच्चे को किसके लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए? विदेशी भाषा में बोलने के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा बोलने के लिए, केवल सांकेतिक भाषा बोलने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए? नहीं, बच्चों को उनकी मातृभाषा में क्या करने देनी है शिक्षा देने की क्या करनी चाहिए आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? इसमें कौन सा जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है? लड़कियां लड़कों की तरह शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम होती हैं, बात तो सही कह रहा है। तो यहाँ पर तो कोई जो है रूढ़िवादिता नहीं है, ठीक है। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली कोमल और भावुक होती हैं, कोई जरूर तो है नहीं कि हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली कोमल और भावुक होती हैं। तो यहाँ पे क्या है लड़कियों को जो है कम करके आंकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो होता है कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो
तो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी बी ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? करेक्ट लग रहा है हमें। अगले फिर भी पढ़ेंगे, लड़के और लड़कियां दोनों खेल में अच्छा करने की क्षमता रखते हैं, ये बात तो सही लग रही है। लड़कियों लड़कों की तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती है, तो बात तो सही है। तो कह रहा है कि लिंग रूढ़िवादिता को कौन सा दर्शा रहा है? तो लड़कियां हमेशा जो है यानी ऑलवेज अच्छा व्यवहार करने वाली होती हैं और कोमल और भावुक होती हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक, ये आपका कथन और निष्कर्ष का सवाल है, एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहां अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड दिया है बचना चाहिए, इसके लिए जो है ये वर्ड क्या हो गया आपका? पॉजिटिव हो गया। अगर ये वर्ड अवॉइड वर्ड यानी जो बचना चाहिए अगर ये वर्ड नहीं होता तो ये सेंटेंस क्या हो गया? पूरी तरह से जो है गलत हो जाता। लेकिन कह रहा है मानकीकृत पाठ्यक्रम से बचना चाहिए, इसलिए ये क्या हो गया आपका? ये ट्रू हो गया। इसका जो आपका कथन का जो रीजन दे रहा है वो क्या है? कारण क्या है कि बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाह्य रूप से अभिप्रेरित हों। ठीक है, तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जो बाह्य रूप से, तो नहीं, बच्चा जब क्या होता है आंतरिक रूप से क्या होता है? अभिप्रेरित होता है, तब वो अच्छा सीखता है, ना कि बाह्य रूप से अभिप्रेरित होता है अच्छा सीखता है। यानी क्या है? ए जो है कथन ए जो है सही है और आर क्या है? गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे ए और आर जो है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों के सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देगा? प्रदूषण क्या है? देखिए ऐसे बच्चे को ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिसका एक से अधिक उत्तर आए। प्रदूषण क्या है? बच्चा एक वन वर्ड में बता देगा कि प्रदूषण क्या है, उसकी एक छोटी सी परिभाषा बता देगा, खत्म हो जाएगी। प्रदूषण किन कारणों से होता है ये भी जो है आपका वो एक आध दो उसका रीजन बता देगा और ये भी यहाँ खत्म हो जाएगा। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर भी एक एक यूनिक आंसर है बिल्कुल, लेकिन हमें अलग अलग तरह के आंसर चाहिए बच्चों के, अलग अलग बच्चों से अलग अलग। अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण करने किस प्रकार कर सकते हैं? यहाँ पर बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से अपने दिमाग से अलग अलग आंसर देगा, अर्थात जो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन किस लिए की जाती है? प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामकीकरण करना। देखिए यहाँ पर जो नामकीकरण शब्द होता है ये क्या होता है? गलत होता है। माता पिता को उनके बच्चों को शिकायत करना कि वह क्या करने में अक्षम है, बच्चे की शिकायत नहीं करना है क्योंकि बच्चे भगवान के स्वरूप है हमारे लिए। तो विद्यार्थियों में तुलना करना, तुलना शब्द भी गलत है, यहाँ भी ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या है? ये ऑप्शन फिर भी पढ़ेंगे, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझाना। तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन गलत है तो एक ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या? प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामकीकरण करना। मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो ये दोनों ये सेम क्वेश्चन आ गए हैं, अभी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन इसका आंसर कर रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, सेम क्वेश्चन आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? पहला है विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चों को अलग थलग करके क्या करना है? पढ़ाना है। ऐसा स्कूल व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरत की पूर्ति हो सके। बात तो यहाँ सही लग रही है, फिर भी पढ़ेंगे आगे। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग थलग नहीं करना है। विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला देकर उस पर स्कूल व्यवस्था के समायोजित होने पर भार नहीं डालना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा तो हम नहीं कर सकते हैं, छात्रों की उपेक्षा करना क्या है आपका? नेगेटिव वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन के विधियों का उपयोग करना चाहिए। बात तो सही लग रही है, फिर भी आगे पढ़ेंगे। विद्यार्थियों को सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। भाई क्यों नहीं महत्व देंगे? कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना चाहिए। तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं। पठन वैकल्य, यानी जो ऐसे बच्चे जो हैं जिनको डिसलेक्सिया है, जिनको पढ़ने में दिक्कत है, अगर बच्चा पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत, से जूझने वाले विद्यार्थियों में
खाली स्थान में गुणज वैफल्य से जूझने वाले विद्यार्थियों में सापेक्ष रूप से चुनौती का महसूस। अब गुणज वैफल्य का मतलब होता है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में गणितीय संबंधित बच्चा जो है कार्य नहीं कर पाता है। तो पहले में जो है वो पढ़ने और लिखने में उसको दिक्कत होगी, और दूसरे में जो है उसको जो है गणित से संबंधित जो है किसी कार्य को करने में दिक्कत होगी। तो सबसे जो है क्या करा है, वाचन और यानी बोलने और लिखने में दिक्कत होगी, और अंकों के हेरफेर में। तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एप्रोप्रिएट लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है अगले ऑप्शन की तरफ चलेंगे। अंकों के हेरफेर, पहले ही अंकों का हेरफेर दे दिया तो इसलिए तो ये गलत ही हो गया। शब्दवर्तनी, ये बिल्कुल गलत हो गया। शारीरिक साम्यता, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वही क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। जितना हो सके उतनी जानकारी, देखिए बच्चा जो है देखने में असमर्थ है, जितना हो सके उतना लिखित स्वरूप में दें, लिखित स्वरूप में जानकारी देंगे तो बच्चे को क्या हो जाएगा, बच्चे को जो है दिक्कत होगी। महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा इंगित करना चाहिए, देखने में दिक्कत है तो फिर उसको रंगीन रंगीन चित्र दिखाएंगे। संप्रत्यों की व्याख्या करने के लिए श्यामपट्ट, श्यामपट्ट पे देखें, देख ही नहीं पाएगा तो श्यामपट्ट पे क्या दिखेगा। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके, हाँ उसको जो है वो क्या है, देखने में असमर्थ है लेकिन सुनने में असमर्थ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 हो गया वो बिल्कुल क्या हो गया आपका, राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं। दूसरा, उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है। तीसरा, वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं। और चौथा जो होती है, वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। तो देखिए अभिसारी जो चिंतन होता है, यहाँ पे अपसारी चिंतन होना चाहिए, अभिसारी तो गलत है। उनमें सीखने के जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसमें सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है ना कि कम होती है। नए करने के जोखिम से टालते नहीं है, वो चाहते हैं कि उनको नए नए कार्य मिले। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि वे मानसिक क्रियाओं और परिवर्तनशीलता का लचीलापन को क्या करते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, कथन निष्कर्ष का सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, पहला ऑप्शन जो है क्या है आपका, ट्रू है, पहला ऑप्शन ट्रू है। अगले की तरफ चलेंगे, निष्कर्ष क्या है, कारण क्या है, बच्चे, क्योंकि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन करने में सक्षम होते हैं। तो दोनों बात क्या लग रही है, ट्रू लग रही है, और ये जो है इसकी जो है व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। अधिगम क्या होती है, निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है। तो देखिए एससीएल की बात कौन करता है, तो एससीएल की बात जो होता है वो सामाजिक संरचनावादी लोग करते हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म करते हैं, ले वाइगोत्स्की करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है। माने कौन सा संप्रत्यय जो है अधिगम को क्या कर रहा है, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। बात तो सही है। नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भित सांस्कृतिक संबंध में ना जोड़ना चाहिए। देखिए ना लिखकर पॉजिटिव को निगेटिव में बदल दिया। विद्यार्थियों पर दबाव और सफलता का डर पैदा करना चाहिए, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों के बीच परस्पर संपर्क और सहभागिता, रोक नहीं लगाना है, बढ़ावा देना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर आंकता है। तो कमतर कौन सा आंकता है, तो भैया इसमें यहाँ पे खोजी अधिगमन पॉजिटिव होता है, खोजबीन भी, अन्वेषण भी पॉजिटिव होता है। कमतर यानी निगेटिव पूछ रहा है, और निगेटिव क्या है, कंठस्थ करना, स्मरण करना, रटना, ये सभी क्या है, निगेटिव है। इसलिए जो निगेटिव है वही क्या है आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या के हल करने के लिए किस प्रकार की सोच का उपागम कर रही है। देखिए अभिसारी चिंतन का मतलब होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। अभिसारी चिंतन में जो है आपके जो है किसी भी क्वेश्चन के सिर्फ एक ही उत्तर होते हैं, जबकि अपसारी चिंतन जो होते हैं उसमें जो है आपके जो है एक क्वेश्चन के कई उत्तर होते हैं। आत्मकेंद्रित होगा नहीं, अतार्किक होगा नहीं, अभिसारी होगा नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन। यहाँ पर जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन के एक से अधिक उत्तर होते हैं अपसारी चिंतन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों
से निपटने का सही तरीका क्या है? विद्यार्थियों को त्रुटि करने के लिए दंडित करना। देखिए, विद्यार्थियों को दंडित नहीं करेंगे, दंडित करना गलत चीज़ है। विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना, उन्हें बार बार कॉपी लिखने नहीं, कॉपी बार बार लिखने से प्रेरित नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों का सही जवाब नकल करना भी गलत है। अधिगम की कमियों का विश्लेषण करना तथा जिसकी वजह से त्रुटियां हुई हैं विद्यार्थियों को तदनुसार उसकी सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसी स्थिति जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, यानी परिणाम क्या है अभी अनिश्चित है, परिणाम क्या है क्या नहीं आएगा अभी तो नहीं पता है, लेकिन बार बार मन में डर हो रहा है कि क्या है कि हम फेल हो जाएंगे या फिर जो भी हो। निम्नलिखित में से किस संवेग का अनुभव करेगा? तो आनंद लेगा? आनंद तो बिल्कुल ही नहीं लेगा। जब उसको डर लग रहा है कि भैया कहीं हम ऐसा करेंगे तो फेल ना हो जाए, तो उसको जो है आनंद तो नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, अब आनंद तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। उम्मीद उसकी बढ़ेगी? उम्मीद नहीं बढ़ेगी। बोरियत बढ़ेगी? नहीं। उसकी क्या करेगी? चिंता बढ़ेगी, दुश्चिंता, हमेशा चिंतित रहेगा वो, ठीक है, कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, कैसा आएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? तो बच्चों को हमेशा जो है मास्टरी ओरिएंटेशन होना चाहिए, अर्थात जो है आपकी महारत जो है उन्मुखी होना चाहिए, प्रदर्शन उन्मुखी नहीं होनी चाहिए, असफलता स्वीकार नहीं होना चाहिए, महारत परिहार नहीं होना चाहिए, महारत उन्मुखी होना चाहिए, ठीक है, मास्टरी ओरिएंटेशन होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से विषय वस्तु प्रस्तुत का कौन सा क्रम सर्वाधिक उचित है? यानी कि अगर कोई चीज़ हमको पढ़ाना है तो हमें सबसे पहले कौन से पढ़ाना चाहिए? पहले संकेत देकर पढ़ाना चाहिए, संकेत दे देना चाहिए, मूर्त सामग्री देना चाहिए, चित्र दे देना। सबसे पहले बच्चे को जो है क्या करना है? चीज़ों को दिखाना चाहिए। फिर इसके बाद जो है पहले उसको मूर्त चीज़ों को सामग्री देंगे, उसको देखेगा, फिर उसके चित्र के बारे में, फिर उसके संकेत के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले उस बच्चे को जो है मूर्त सामग्री देंगे, फिर चित्र दिखाएंगे, फिर उसके संकेत के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जितने लोग कर रहे हैं उतने लोग सही हैं। देखिए, लर्निंग के जो मोड्स हैं वो क्या है? सबसे पहले इनएक्टिव आता है, फिर आइकॉनिक आता है, फिर सिंबॉलिक आता है। जैसे बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? देखिए, यहाँ पे प्लेइंग विथ ए बुक के साथ खेल रहा है। इस बुक में एक पजल टाइप का होता है कि किस वस्तु को कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे क्या मोशन करना है, क्या मूवमेंट करना है, एक्शन करना है। यहाँ पे बच्चा है पूरी तरह से क्या है आपका? एक्टिव है, जब उसको जो है कोई कॉन्क्रीट चीज दी गई है। फिर उसके बाद जो है क्या है? उसको जो है पिक्चर के माध्यम से, उसको चित्र के माध्यम से उसको दिखाया गया कि जैसे ये शेर है, चीता है, बाकी चीजों को देखता है। फिर इसके बाद सिंबल के माध्यम से वो चीजों को क्या करता है? सीखता है। यहाँ पे ब्रूनर की जो है आपकी जो थ्योरी जो है डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो भी ब्रूनर साहब भी यही कहते हैं कि बच्चे को पहले को है जो है इनएक्टिव चीज़ों से बताना है, फिर उनको क्या है आइकॉनिक, फिर इसके बाद क्या है आपके सिंबल। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को हाथ में लेकर उसकी 3 भुजाएं होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, इतना वो होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। फिर उनको कॉपी या पेन के माध्यम से जो है उनको जो है चित्र के माध्यम से बुक में चित्र को दिखाएंगे, और फिर इसके बाद जो होता है उन्हें जो है सिम्बल्स के थ्रू बताएंगे कि ये इसके क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो है आपके 30 में से कितने आउट ऑफ 30 में से आपके कितने नंबर आए हैं ये आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।